वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि पेशावर दहशत गर्दी का एक सॉफ्ट टारगेट क्यों है, और मेरे साथ स्टूडियो में हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने लियाकत बलोच साहब की बातें सुनी, तो फिर अमेरिका के जाने से सब कुछ हल हो जाएगा या ये खिता और डिस्टेबलाइज हो जाएगा? देखिए, ये बड़ा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। ये ठीक है कि यहाँ पे जो फौजी कार्रवाई अफगानिस्तान में हुई है, अमेरिका ने की है, उससे मामलात बिगड़े हैं, लेकिन जब इस किस्म की मिलिटेंसी, इस किस्म की इंसर्जेंट मूवमेंट्स अपनी जगह कायम हो जाएं, तो हमारा तजर्बा ये बताता है और ख़ित्तों का भी कि फिर ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होती। ये मूवमेंट, इन मूवमेंट का जो मकसद है वो अपने लिए एक ऐसी ख़ित्ता क्रिएट करना है जिसमें वो अपने जो भी नज़रियात के मुताबिक करना चाहें वो कर सकें। तो अमेरिका अगर चला जाएगा तो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन और डिस्टेबलाइज होगी और उसके असर जो है वो पाकिस्तान पे भी होगा। जब तक आप इन कुव्वतों को डील नहीं करेंगे इफेक्टिवली, उस वक्त तक ये चैलेंज जो है ख़त्म नहीं होगा, अमेरिका चाहे यहाँ से चला जाए। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर सफ़ीउल्लाह गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आप मुझे बताएं कि इस वक्त पेशावर में लोगों का क्या मोराल है? पिछले इतने दिनों से ऑलमोस्ट एवरी डे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, जाहिर सी बात है कि बॉम्ब ब्लास्ट की सूरत में जो लोग जहाँ भाग हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के मोराल में फ़र्क तो ज़रूर आता है। लेकिन एक ये भी है कि लोगों ने एक तहिया कर लिया है कि चूँकि ये अब एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है कि जो पेशावर तक आ गई है और आसपास जो ऑपरेशन शुरू हैं उसका असर पेशावर पर हो रहा है। तो इस हवाले से लोगों से जो हम बात कर रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में काफ़ी डिटर्मिनेशन जो है वो पाई जा रही है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों में इस वजह से भी रिजेंटमेंट आ जाती है कि जो कॉम्पनसेशन की जब बात होती है कि लोगों के बिजनेसेस में लॉसेस जो होते हैं या लोगों के डियर वंस जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो उनकी वजह से जो उनको झटका लगता है और जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुँचती है, तो उन लोगों का उस हद तक ये है कि वो काफ़ी हद तक कुछ अरसे के लिए उनके लिए वो एक ट्रॉमा तो ज़रूर रहता है। अभी हमने बशीर बलोच साहब से बात की, तो वो कह रहे थे कि कॉम्पनसेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सक्सेशन सर्टिफिकेट का, और वो जैसे फैमिलीज़ में लड़ाई होती है कि एक भाई कहता है मुझे दो, दूसरा कहता है मुझे दो, इस तरह के आपने कोई वाक़यात देखे? जी, ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन वो बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर है। तो कॉम्पनसेशन में वो चीज़ें जो एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो आ रही हैं, वो अभी एजी ऑफिस, तो वो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि जो एक्चुअली लोग फेस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों को अब तक, लेकिन एक जो बहुत बड़ी एक चीज़ जो सामने आ रही है यहाँ पर, जहाँ लोगों को एक माली मुआवजा यानी जहाँ भाग होने की सूरत में उसके लवाहिकीन को और ज़ख्मी होने वाले अफराद को, उसके अलावा जो लोगों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट इस हवाले से आ रही है कि उनके बिजनेसेस जिनके लॉसेस जो हैं, जिनकी दुकानें यानी वो तबाह हो जाती हैं, बिजनेस लॉस हो जाता है, उसके लिए कोई अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो दूसरी तरफ लोग होते हैं, सारी उम्र की उनकी पूंजी होती है, जमा उन्होंने किया होता है, जो अपने घरों पर लगा लेते हैं। तो उसके हवाले से भी गवर्नमेंट का कोई अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई कि वो उनको कॉम्पनसेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच सफ़ीउल्लाह गुल साहब। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अस्करी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि इसका क्या हो सकता है? हाउ कैन द गवर्नमेंट कॉम्पनसेट सो मैनी पीपल, और जिनकी बिजनेसेस ठीक है बिल्कुल और वो हकदार हैं कॉम्पनसेशन के एंड ऑल दैट, लेकिन आप देखें तो सही कि कितनी दहशत गर्दी हो रही है। देखिए, अब तक जो गवर्नमेंट के सामने जो तरीकाकार था वो था कि जो हलाक हो गए या ज़ख्मी हो गए उनके लिए है, वो बाज़ दफ़ा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर में फंस जाता है, और जिनकी डेथ हो जाती है उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेशन जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये लेकिन ये इशू के लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं, ये इशू मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास पहले नहीं था। अब जो है ज़रूरत इस बात की है कि इस पे भी पॉलिसी बनाई जाए। बिकॉज यूजुअली अगर नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं उस पे गवर्नमेंट फिर आपको हेल्प करती है ना, जैसे कोई अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, लेकिन दहशत गर्दी तो अब फ्लड और अर्थक्वेक से बहुत बढ़ गई है। ये एक डिफरेंट है, एक नई सिचुएशन अराइज हुई है। मेरा ख्याल है कि इसको सामने रख के एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि कारोबार लोगों के तबाह हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ मदद की ज़रूरत है कि वो एक नया कारोबार शुरू कर सकें, या दुकान उनकी अगर ख़राब हो गई है, टूट गई है, तो उसको वो बना सकें। तो इस पे एक नई पॉलिसी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी, तमाम को। इन द एंड आप मुझे कंक्लूजन में ये बताएं कि इस सब का हल क्या है?
دیکھیں اس کا حل فوری طور پہ تو کوئی نہیں ہے، لانگ ٹرم دو اس کے حل ہیں. ایک ہے شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ جو لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کو قوت استعمال کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گفتگو کے آپشن ہمیشہ کھلے رکھنے ہیں، اگر چند شرائط کے فریم ورک میں گفتگو ہو سکتی ہے. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ آپ کو اکنامک ریکنسٹرکشن، اکنامک ڈیولپمنٹ اور انڈر ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ ٹیررزم سے ہوتا ہے. Thank you very much Dr. Hassan Askari for being with us here today. ناظرین، پشاور میں آگ اور خون کے اس کھیل میں شہریوں کی ہلاکتوں کے علاوہ سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. اس سلسلے میں ایک حساس ادارے کے دفتر کو نشانہ بنانا حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. آج بھی پشاور کے شہری یہ سوال کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ملنے والے فنڈز اور جدید سکینرز کے باوجود سیکیورٹی کی صورتحال قابل افسوس کیوں ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حالیہ دہشت گردی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات کا رد عمل ہے، تو کیا ہماری سیکیورٹی ادارے ان ملک دشمن عناصر کے خلاف بے بس ہیں؟ اور کیا ہمارے بچے، بوڑھے اور خواتین یوں ہی ان کارروائیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.